औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे बताइएगा आवाज, स्क्रीन और कैमरा क्लियर है? जी। फीडबैक ऑन वॉइस, स्क्रीन एंड कैमरा प्लीज। ठीक है, बेहतरीन हो गया। सर, अभी तक कैसी जर्नी जा रही है बिजनेस लॉ की? चीजें समझ आ रही हैं? कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं? पक्की बात है? किसी तरह का कोई घबराए तो नहीं है? चीजें बेहतरीन फ्लो में है? चलो, गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। कल से रेलेवेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो मुझे बताइए सबसे पहले। कल से मुतालिक कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी डिस्कस कीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग यस्टरडेज लेक्चर। ऑल क्लियर है? सर, हम जी जी। एक्सेप्टेंस के जो थे एसेंशियल्स, उसमें एक लाइन थी, मुझे वो क्लियर नहीं हुई। बताओ। सर वो थी कि कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन। ठीक है, तो आपने ये लाइन क्यों पढ़ी? क्योंकि मैंने तो आपको पढ़ाया यहां तक था। आपको याद है मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था, ये जहाँ पे मैंने रेड कलर से ये ब्लॉक बना दिया था कि आपने इससे नीचे नहीं पढ़ना फिलहाल। सर ये मैंने हाँ हाँ, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ गए हो, इसलिए आपको वो बात समझ में। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे लास्ट पे मेरा कनेक्शन प्रॉब्लम भी हुआ था, मुझे लगा था वो सारा डील आउट हो गया। ठीक है। नहीं, हमने नेगेटिव कंफर्मेशन से ऊपर ऊपर बात की थी, ये यहाँ तक, और नीचे से ऑनवर्ड, और नेक्स्ट स्लाइड कर दिया हम लोगों ने अपना चैप्टर आज वाइंड अप। तो नेगेटिव कंफर्मेशन वाली बात से ऊपर ऊपर तक कोई सवाल? सर, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी लिखा हुआ था कि जो काउंटर ऑफर हम करते हैं, एक्सेप्टेंस जब हम करने की बजाय, जैसे रिक्शा वाले की एग्जांपल है, तो वो मतलब अगर उन्हें हम कहते हैं कि लिबर्टी जाना है तो 500 रुपीज, तो वो हमें काउंट एक्सेप्ट करने की बजाय काउंटर ऑफर कर देते हैं। हम्म, तो उस केस में एक वर्ड लिखा हुआ था, बाइंडिंग हम्म, कॉन्ट्रैक्ट। सर, हम्म। इसी काउंटर ऑफर को बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नहीं नहीं, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों पार्टीज लीगली बाउंड हो टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस। तो जब तक ऑफरर और एक्सेप्टर किसी एक प्राइस पे तय नहीं होंगे, जब तक दोनों सर्टेन और डेफिनेट वे में एक्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी चीज बाइंडिंग हो ही नहीं सकती। तो पहले ऑफर पूरी होगी, एक्सेप्टेंस पूरी होगी, कंसिडरेशन का एलिमेंट ऐड होगा, और कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए फिर उसको हमें लीगली बाउंड करना पड़ेगा। तो बाइंडिंग मींस कि बाय लॉ इट इज इनफोर्सेबल। बाय लॉ इट इज इनफोर्सेबल। जी, बात समझ आ गई है? जी सर। अच्छा जी। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो पूछ लो, ईमान। नहीं सर, क्लियर है। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट जब लॉ के इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, बोथ पार्टीज आर लीगली बाउंड, तो फिर वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो इट फील्स गुड कि आप लोग चीज़ों को ओन कर रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैंने आपके लिए कुछ वर्किंग करके रखी हुई है। हम लोग क्या करेंगे भी आपके साथ, आज क्लास के एंड पे मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा, चैप्टर नंबर 2 की होगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के नाम से ना एक 2 पेजर होगा, जिसमें हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट वाइज छोटे छोटे से सवाल एक्सट्रैक्ट करके डाल दिए। यानी कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल यही बात कर लेते हैं कि एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर। तो एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस में से जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं,
अगर उनमें से कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल बन सकता है जो कि उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दे, तो वो मैंने वहां पे क्लासिफाई कर दिए, तो कि अराउंड 40+ क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर से रेलेवेंट है। तो जब आप रीडिंग कर रहे होंगे बुक की, या जब आप नोट से तैयार कर रहे होंगे, तो काइंडली उन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को भी एक नज़र देखिएगा, जो कि आपके थोड़े बहुत भी जो कंफ्यूजन आएंगे ना, वो फौरन से रिजॉल्व कर दे। तो वो एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है। हमने क्या किया है, आई कैप की जो एग्जाम्पल्स है ना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके रिप्रेजेंट किया है, ताकि बच्चे को समझ आए कि सवाल कहाँ पे है और उसका जवाब कहाँ पे है। आई कैप की एग्जाम्पल्स ने सिर्फ खिचड़ी मचाई हुई है, समझ नहीं आती कि बात शुरू कहाँ पे हो रही है, और ये भी पता नहीं चलता कि बात एंड कहाँ पे हो रही है। तो उसको रीड्राफ्ट किया है, मॉडिफाई किया है, ताकि आपको कंसेप्चुअल बेस के ऊपर बात समझ आनी शुरू हो जाए। तो वो डॉक्यूमेंट अभी हम उसको शेयर कर देंगे, बल्कि मैं अभी कर देता हूँ, फिर बाद में मिस अक्सर हो जाता है। तो लेट मी शेयर इट भी विद यू जस्ट नाउ। इसको मैं तस्वीर फॉर्म में भी कर देता हूँ और पीडीएफ फॉर्म में भी कर देता हूँ, ताकि आप उसको देख लो। इसका प्रिंट आउट करा के ना आप लोग अपने पास रखिएगा, ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। जी, आ, ले जाना, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। देखिए आप तक पहुंच के चैप्टर 2 सीक्यू कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है जी, कहानी को शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल यहाँ तक अपनी कहानी को रोक दिया था, और हम लोगों ने कहा था कि इससे आगे फिलहाल हम लोगों ने नहीं जाना। अब इस आगे चलते हैं। एक्सेप्टेंस, हम लोगों ने कहा था इट शुड बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड, यानी कि जिस तरह ऑफर के लिए ये बात जरूरी थी कि ऑफर को दूसरी पार्टी तक पहुंचना जरूरी है, इसी तरह एक्सेप्टेंस के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि ऑफरी जब एक्सेप्ट करे तो वो ऑफर तक बात अपनी पहुंचा दे कि हाँ उसने कबूल कर लिया है, उसने कबूल कर लिया। साथ ही साथ किताब कहती है कि एक्सेप्टेंस आप नेगेटिव कंफर्मेशन में नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, आइए बात करते हैं। आप लोगों ने बचपन में कोई मूवीज वगैरह देखी होंगी जिसमें एक हीरो अपने हीरोइन को कहता है कि अगर तुम रात 2 बजे छत पे ना आई, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मुझसे बेइंतहा की मोहब्बत। बट अगर तुम रात 2 बजे छत पे आ गई, रात 2 बजे से छत पे आ गई, तो फिर मैं बहुत उदास हो जाऊंगा और मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। अब फर्ज करें कि वो खत उस लड़की तक पहुंचा ही नहीं, रास्ते में उसके वालिद साहब ने वो खत पकड़ के पढ़ लिया, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 1 बजे वो लड़की सो गई। इसका मतलब ये है कि 2 बजे वो छत पे नहीं आई। अब रोमियो बेचारा तलाश कर रहा है कि वो छत पे आई है नहीं आई है, आई है नहीं आई है, और वो छत पे नहीं आई। क्या इसका मतलब रोमियो ये मान ले कि वो जूलियट उससे प्यार करती है? जी, क्या वो रोमियो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ दिस जूलियट इज इन लव विद मी? हाँ जी, वाले साहब जरूर आ सकते हैं, वाले साहब जरूर आ सकते हैं। तो ये चीज कम्युनिकेट करना कि अगर तुमने ये काम ना किया तो मैं समझूंगा कि तुमने कबूल कर लिया, इसे कहते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन क्या है कि अगर तुमने मेरे खत का जवाब नहीं दिया, ये लिख लें, अगर अगर तुमने मेरे खत का जवाब नहीं दिया, अगर तुमने मेरी ऑफर का जवाब ना दिया, तो मैं मान लूंगा कि तुमको
कबूल हो गया है। अगर तुमने मेरी ऑफर का जवाब ना दिया तो मैं इस चीज को मान लूंगा कि तुमको कबूल हो गया है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कंफर्मेशन। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कंफर्मेशन। If not accepted within specific time, then it will be presumed to have been accepted। फिर ये मान लिया जाएगा कि तुम्हें वो चीज कबूल है। ये कहलाती है आपकी नेगेटिव कंफर्मेशन, और ये चीज अलाउ बिल्कुल भी। तो एक्सेप्टेंस के लिए नेगेटिव कंफर्मेशन आप लोग नहीं करेंगे। एक्सेप्टेंस में अगर आप नेगेटिव कंफर्मेशन को लेकर आएंगे तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। एम आई क्लियर? एक्सेप्टेंस में अगर आप नेगेटिव कंफर्मेशन को लेकर आएंगे तो ये प्रॉपर वैलिड एक्सेप्टेंस काउंट नहीं होगी, क्योंकि खत पहुंचा नहीं पहुंचा हमें इस चीज के बारे में फिर आइडिया नहीं हो पाएगा। अब एक पार्टी तक खत पहुंचा ही नहीं है और खत में लिखा हुआ है कि अगर तुम इसका जवाब नहीं दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा मेरा बैलेंस सेम है, और दूसरी पार्टी तक वो खत पहुंचा ही नहीं, डाकिया वो खत लेके फरार हो गया, जिसकी वजह से इन रिटर्न जवाब भी नहीं आ पाया। तो पहली पार्टी तो हमेशा के लिए ये अंडरस्टैंड करके बैठ जाएगी कि चूंकि जवाब नहीं आया इसका मतलब है कि हम दोनों का बैलेंस टैली कर रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस के लिए कभी भी नेगेटिव कंफर्मेशन वाला पॉइंट आप ऐड नहीं करेंगे, ना ऐसी कोई शर्त लगाएंगे कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा कि तुमने कभी। एम आई क्लियर? जी, ये बात समझ आती है? ये बात थी नेगेटिव कंफर्मेशन। एक्सेप्टेंस कभी भी आपने नेगेटिवली कंफर्म नहीं कर। तो ये तो था आज का छोटू सा कॉन्सेप्ट जो कि कल से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। जो मेन चीज हम आज कवर करने वाले हैं ना, वो है ये दो पॉइंट्स, और उसके साथ रेवोकेशन वाली बात। सर हम बात करने लगे हैं आज पोस्टल रूल के बारे में। आपकी किताब का, या आई शुड से इस चैप्टर का सबसे लॉजिकल एरिया, पोस्टल रूल। पोस्टल रूल, कुछ बातें मैं पहले आपको बताना चाहूंगा। ये पोस्टल रूल आपकी किताब में इस रेलेवेंट हेडिंग के साथ मौजूद नहीं है, मगर किताब ने जगह जगह पे खत का जिक्र किया हुआ है कि खत के थ्रू ऑफर हो रही है, खत के थ्रू एक्सेप्टेंस हो रही है, खत के थ्रू किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, खत के थ्रू कब कम्युनिकेशन पूरी मानी जाएगी, खत के थ्रू रिवोक कैसे कैसे किया जा सकता है। बहुत सारी बातें किताब ने स्क्रैम्बल्ड वे में लिखी। कुछ बातें एग्जाम्पल्स में छुपी हुई हैं, कुछ बातें कंटेंट में छुपी हुई हैं। तो किताब ने इस पोस्टर रूल को बहुत ही तबाह करके प्रेजेंट किया है। तो मैं सारी बातों को एक जगह पे ला के खड़ा कर दूंगा, और किताब में जहां जहां पे आप खत वाली मिसाल देखें, तो जब तक आपको ये पोस्टर रूल आता ना हो तब तक आपने उस मिसाल को हाथ नहीं डालना। क्या ये डिस्क्लेमर सबको समझ में आ गया है? मैं एक दफा रिपीट कर दूं, पूरी किताब में जहां जहां पे आप लोग लेटर वाली एग्जांपल्स देखें, लेटर वाला कॉन्सेप्ट देखें, तो आपने उसको जोड़ के पढ़ना है इस रूल के साथ, उसको अलहदा नहीं देखना। वंस ये रूल समझ आ गया तो जिंदगी बहुत आसान है, फिर आप लेटर वाली कोई सी भी एग्जांपल कर सकते। जी, शुरू किए जाए। तो एक ही एग्जांपल के अंदर हम लोग कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बाय लेटर और वो रेवोकेशन वाला पॉइंट भी डिस्कस करने लगे। उसके लिए मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका फोकस चाहिए, आपकी अटेंशन चाहिए, एंड यू शुड बी हैविंग अ पीस ऑफ पेपर एंड अ पेंसिल विद यू, ताकि आप चीज़ों को साथ साथ लिख भी सकें। तो काइंडली पेपर पेन पकड़ लें ताकि हम इसको राइट डाउन भी कर सकें। कॉन्सेप्ट मजे का है, बस थोड़ी सी लॉजिक और कॉमन सेंस आपसे डिमांड करता है, और होपफुली वो आप दे पाएंगे। मुझे आप लोगों ने गो की कॉल देनी है। चैट में गो लिखेंगे तो मैं उसको स्टार्ट कर दूँ। डन। दो तीन बंदों ने मुझे गो कह दिया। एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए रहते हैं इंग्लैंड में, मिस्टर बी रहते हैं इंडिया में।
मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है और उनको बेचना है अपना लैपटॉप, या अपना नहीं, 10 लैपटॉप्स बेचने हैं और प्राइस रखी है 2000 पाउंड्स के हिसाब से। 2000 पाउंड्स के हिसाब से 10 लैपटॉप्स इन्होंने बेचने हैं मिस्टर बी को। अब मिस्टर ए रहते हैं इंग्लैंड में, मिस्टर बी रहते हैं इंडिया में। पुराना जमाना है 1872 का, आपको पता है कि आप भी कानून देखते हैं। तो सर 15 जुलाई को ये खत डाला मिस्टर ए ने, जो कि मिस्टर बी के पास पहुंचा 20 जुलाई। खत डाला 15 जुलाई को, पहुंचा कब? 20 जुलाई पर। ये है आपका ऑफर लेटर। सर आपसे पहला सवाल, ऑफर कब कम्युनिकेट हो रही है? 20 जुलाई। 15 जुलाई या 20 जुलाई? 15 जुलाई या 20 जुलाई? 20 जुलाई को हमने कहा हमारी ये ऑफर कम्युनिकेट हो। 20 जुलाई को आपने मुझे बताया ये ऑफर कम्युनिकेट हो। बेहतरीन। अगर मिस्टर बी ने खत खोल के पढ़ा था 22 जुलाई पे, तो क्या ऑफर 22 जुलाई पे मानी जाएगी या तब भी 20 जुलाई पे ही मानी जाएगी? तब भी 20 पे ही होगा सर। तब भी 20 पे ही होगा। हमने देखा था कि खत के केस में नॉलेज वाली बात नहीं है, रीचेस वाली बात, कि जब वो चीज पहुंच जाए। तो अगर 22 जुलाई को भी खत खोल के पढ़ा है, रीड किया है, अगर रीड किया है उसने 22 जुलाई को, तब भी तब भी 20 जुलाई विल बी द प्रोनाउंस डेट। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 20 जुलाई वाले दिन मेरी ऑफर इज कम्युनिकेटेड। ऑफर इज कम्युनिकेटेड। अच्छा, जब खत पहुंचने में 5 दिन लगे हैं, तो क्या खत जब मिस्टर बी पोस्ट करेगा तब भी कोई राउंड अबाउट 5-7 दिन लग जाएंगे मिस्टर ए तक पहुंचते पहुंचते? तो सर 23 जुलाई को 23 जुलाई को मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस का खत लिख के भेज दिया। एक्सेप्टेंस का लेटर लिख के भेज दिया कि हाँ, मैं तुम्हें 10 लैपटॉप्स तुमसे 10 लैपटॉप्स 2000 पाउंड के रेट पे खरीद सकता हूँ, खरीदना चाहता हूँ, डन करो। 23 जुलाई को निकला हुआ खत 23 जुलाई को निकला हुआ खत पहुंचेगा, लेट सपोज 28 जुलाई को पहुंचेगा, लेट सपोज 28 जुलाई। मुझे बताइए, एक्सेप्टेंस जो हो रही है वो मिस्टर बी ने खत पोस्ट किया है, मिस्टर बी ने खत पोस्ट किया है 23 जुलाई पे, जो कि मिस्टर ए को मिल रहा है 28 जुलाई पे। याद रखिएगा, एक्सेप्टेंस के केस में अगर हम खतों की बात करें तो मिस्टर बी के लिए एक्सेप्टेंस किसी और डेट पे है और मिस्टर ए के लिए एक्सेप्टेंस किसी और डेट। पूरे कॉन्सेप्ट का जो मेन थीम है ना, वो यही है कि एक्सेप्टेंस में सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, ऑफर की बात नहीं कर रहा। एक्सेप्टेंस के केस में जब मिस्टर बी ने खत डाला तो एक एक्टिविटी हुई, और जब मिस्टर ए को वो खत मिला तो एक एक्टिविटी हुई। मिस्टर बी के लिए एक्सेप्टेंस की डेट कुछ और है और मिस्टर ए के लिए एक्सेप्टेंस की डेट कुछ और है। पहले यहां तक मुझे बताइए कि दो डिफरेंट डेट्स होंगी एक्सेप्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, ये बात जहन में आती है कि इतनी बात समझ आई कि मिस्टर बी के लिए एक्सेप्टेंस की डेट कुछ और है और मिस्टर ए के लिए एक्सेप्टेंस की डेट कुछ और है। कि यहां तक ये बात समझ आई? अच्छा,
भाई खत क्या था, ऑफर क्या थी, 10 लैपटॉप्स 20,000 2,000 पाउंड के मुताबिक, 10 लैपटॉप्स हैं 2,000 पाउंड के हिसाब से। अब जरा सिर्फ सोचें, जब मिस्टर बी ने कबूल कर लिया, जब मिस्टर बी ने कबूल कर लिया, यस कर लिया, तो क्या मिस्टर ए बाउंड हो गया कि वो लैपटॉप अब निकाल के अपने गोदाम में साइड पे रख ले, कि अब ये वो लैपटॉप है जो कि मिस्टर बी को जाने चाहिए? जब मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया होगा, तो क्या मिस्टर ए अब मिस्टर बी को वो लैपटॉप बेचने के लिए लायबल है, अकाउंटेबल है? तो क्या मिस्टर ए को वो लैपटॉप निकाल के साइड पे नहीं रख लेनी चाहिए, कि जैसे ही मिस्टर बी का खत आएगा मैं फौरन से वो लैपटॉप इनके हवाले कर दूंगा? भाई कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऐसे ही होती है ना। जब आपके पास कोई कस्टमर आता है आपसे सामान परचेज करने के लिए, और वो कहता है कि यार सामान रखो, मैं जरा बाद में तुम्हारे पास आता हूँ, तो आप उसका सामान पैक करके साइड पे रख लेते हैं, कि जब वो आएगा तो आके ले जाएगा। इसी तरह जब मिस्टर ए ने 10 लैपटॉप्स अपने बेचने थे मिस्टर बी को, उसने भेजी ऑफर, मिस्टर बी के कबूल करने के बाद मिस्टर ए बाउंड है कि वो 10 लैपटॉप्स जो उसने मिस्टर बी को कमिट किए हैं वो निकाल के साइड पे रख ले, वो निकाल के साइड पे रख ले। तो अब सर आपने एक रूल जेन में रखना है, पर बात सुनिए, अब आपने एक रूल जेन में रखना है, मिस्टर बी कब बाउंड हो रहा है और मिस्टर ए कब बाउंड हो रहा है। मिस्टर बी, ये मिस्टर बी ये कब बाउंड हो रहे हैं, और ये मिस्टर ए कब बाउंड हो रहे हैं। देखिए, 23 जुलाई को जब मिस्टर बी खत पोस्ट करके आया, 23 जुलाई को जब मिस्टर बी खत पोस्ट करके आया, इसने ए को बाउंड कर दिया। इसने किसको बाउंड कर दिया, ए को। इसने ए को बाउंड कर दिया, और जैसे ही खत ए को मिला, जैसे ही खत ए को मिला, तो एक्सेप्टेंस पूरी हो गई मिस्टर बी की निगाहों में। एक्सेप्टेंस पूरी हो गई मिस्टर बी की निगाहों में। जब खत पोस्ट हुआ होगा तो एक्सेप्टेंस पूरी हो गई मिस्टर ए की निगाहों में, और जब खत मिल गया तो एक्सेप्टेंस पूरी हो गई मिस्टर बी की निगाहों में। क्योंकि जब मिस्टर बी ने खत पोस्ट किया होगा तो एक्सेप्टेंस का रूल क्या था, नॉर्मल रूल क्या होता है, कि जब व्हेन इट रीचेस, तो मिस्टर बी का लिए तो बड़ा कॉमन है, वो क्या है, 28 जुलाई। मिस्टर बी का वही हिसाब किताब है जो हमने ऊपर ऑफर का देखा था। फर्क कहाँ पे आया, फर्क आया जब लेटर पोस्ट हुआ। जब लेटर पोस्ट हुआ तो मिस्टर ए के नजदीक एक्सेप्टेंस हो गई, मिस्टर ए बाउंड हो गया। मिस्टर ए, मिस्टर ए इज नाउ बाउंड। मिस्टर ए इज नाउ बाउंड। वो लैपटॉप्स साइड पे करने पड़ेंगे उसको। अब वो बाउंड हो गया जैसे ही खत पोस्ट हुआ, और जब खत मिलेगा मिस्टर ए को, तो कौन बाउंड हो जाएगा, नॉर्मल रूल के मुताबिक मिस्टर बी। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया, कि लेटर ऑफ ऑफर के अंदर एक डेट है, मगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस में दो डिफरेंट डेट्स हैं, दो डिफरेंट डेट्स हैं, दो डिफरेंट लोगों के लिए, दो डिफरेंट डेट्स हैं, दो डिफरेंट इंसानों के लिए। मिस्टर मिस्टर बी का बाउंड होगा, मिस्टर बी का बाउंड होगा जब वो खत मिस्टर ए तक पहुंचेगा, एज पर नॉर्मल रूल। मगर जो ऑफरर है जिसने ऑफर की है, जो ऑफरर है जिसने ऑफर की है, वो कब बाउंड होगा, जब दूसरी पार्टी ऑफरी खत पोस्ट कर देगी। खत पोस्ट कर देगी। 2 मिनट के लिए सुकून से इस स्लाइड को तसल्ली से देखें, उसके बाद अगली बात करते हैं। इस स्लाइड को पहले आराम से गुजारें, अपनी आंखों के सामने से गुजार लें, और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपने माइंड में खुद डाइजेस्ट करें। ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है, क्योंकि अब खतों वाला कानून तो वैसे नहीं है, खत अब लोग पोस्ट नहीं करते, मगर पुराने वक्तों में जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने ये कानून बना दिया कि एक्सेप्टेंस के केस में आपने दो डेट्स जहन में रखनी है।
मिस्टर ऑफरर के लिए अलग होगा और मिस्टर ऑफरी के लिए अलग होगा। तो सहर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जरा 2 मिनट दें इस कॉन्सेप्ट को, और सिर्फ इतनी बात जो मैंने लिखी है उसको थोड़ा सा आराम आराम से डाइजेस्ट करें। ऑफर हुई, ए ने बी को की, बी तक खत पहुंचा 20 जुलाई, ऑफर पूरी हो गई मेरी 20 जुलाई पे। मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस का खत लिखा जो कि पहुंचा 28 जुलाई पे। तो 28 जुलाई पे मिस्टर बी के नजदीक एक्सेप्टेंस हो गई। 28 जुलाई पे एक्सेप्टेंस हो गई मिस्टर बी के अगेंस्ट। मगर जब मिस्टर बी ने खत पोस्ट किया था, जब उसने खत पोस्ट किया था, वो पोस्ट बॉक्स में डाल के आया था, उस वक्त उसने इस ए को बाउंड कर दिया। मिस्टर ए के नजदीक जो एक्सेप्टेंस हुई है वो उस वक्त हुई होगी जब वो खत पोस्ट किया गया होगा, जब वो खत पोस्ट किया गया होगा। पहुंचा बेशक 5-4 दिन के बाद है, तो जब पहुंचेगा तो कौन बाउंड होगा? मिस्टर बी। सेम रूल जो ऑफर में था, जब ऑफर पहुंची थी ए की बी को, तो बाउंड कौन हुआ था? बाउंड कौन हुआ था? ए, ऑफर देके। इसी तरह जब एक्सेप्टेंस हुई, तो जब खत पहुंचा 28 को, तो बाउंड कौन हुआ? मिस्टर बी। एम आई क्लियर ऑन दिस? पहले यहां तक तसल्ली के साथ देख लें, फिर हम अगली बात करते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट जब आप उसको थोड़ा सा आराम से लेके चलेंगे तो बात आपको समझ आ जाएगी। जी सहर। सर जैसे आपने ऑफर का बताया था कि वो जब तब मतलब प्रॉपरली कम्युनिकेट होगी जब वो उसकी नॉलेज में आएगी ऑफरी के। हाँ, लेटर में क्या था? लेटर में नॉलेज नहीं था। मतलब नहीं, जब मतलब रीच रीच हाँ का पॉइंट था। हाँ ये जो यहाँ पे है ना, मुझे ये चीज कंफ्यूज कर रही है कि ए को एक्सेप्टेंस बी की तरफ से होनी है लेकिन वो पहुंचनी है 28 जुलाई को। ए को कैसे पता चलेगा कि मैं 23 जुलाई को बाउंड हो चुका हूँ? हाँ, जैसे ही लेटर पोस्ट होगा ना, तो उस पोस्टिंग की डेट उस लेटर पे लिखी होगी। ओके, क्लियर। जब लेटर पोस्ट होता है तो लिखा आता है कि ये लेटर हमारे पास इस डेट को आया है। तो जब ये खत पहुंचेगा मिस्टर ए के पास, तो डेट हुई होगी 28 तारीख। 28 तारीख पे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई किसकी तरफ से? बी की तरफ से, तो बी बाउंड हो गया, यानी कि बी के नजदीक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। मगर ए के नजदीक कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा होगा? जब वो लेटर उसने पोस्ट किया होगा, और वो पोस्टिंग की डेट उस खत के ऊपर मेंशन की होती है। एम आई क्लियर? तो इसको याद रखने के लिए, जिस तरह मैंने अभी ये डायगोनल लाइंस बनाई है ना, ये डायगोनल लाइंस बना देंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, अगर यहां तक बात समझ आती है तो अगली बात करते हैं आपसे। मुझे बताइए, ऑफर कब कम्युनिकेट हुई थी? 15 को, 20 को, 22 को, 23 को, या 28 को? 20 को सर। 20 को। 20 को हो गई थी, ठीक है। आपने कहा 20 को पूरी हो गई थी। लेट्स सपोज ए ने रेवोकेशन का खत भेजा। ए ने रेवोकेशन का खत भेजा, रेवोकेशन ऑफ ऑफर का खत भेज दिया। ए ने रेवोकेशन ऑफ ऑफर का खत भेजा जो कि पहुंचा मिस्टर बी के पास 21 तारीख को। कब पहुंचा? 21 तारीख। सवाल आपसे ये है, क्या ये ऑफर अब रिवोक हो सकती है या नहीं? नहीं हो सकती। ये ऑफर अब रिवोक नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ऑफर कम्युनिकेट कब हुई है? ऑफर 20 जुलाई को कम्युनिकेट हो गई और रेवोकेशन एक दिन बाद। रेवोकेशन एक दिन के बाद आया। क्या रूल यही था, या आप कंफ्यूज कर रहे हो? रेवोकेशन का रूल क्या था? ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? पहुंचने के बाद बंदा ऑफर रिवोक नहीं कर सकता।
दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालें। ऑफर को हम कब तक रिवोक कर सकते हैं? जब तक कि बिफोर एक्सेप्टेंस। जब तक कि वो एक्सेप्ट ना हो जाए, जब तक कि वो एक्सेप्ट ना हो। एक्सेप्ट नाउ। तो अब जरा मुझे ये बताइए, एक्सेप्टेंस मिस्टर ए के नजदीक किस डेट पे हो रही है? मिस्टर ए के नजदीक एक्सेप्टेंस किस डेट पे हो रही है? 23 जुलाई। 23 जुलाई। 23 जुलाई। तो ऑफर किस डेट से पहले पहले रिवोक हो सकती है? 23 से पहले पहले। 23 से पहले पहले। तो अगर 21 तारीख को उसने खत भेज दिया रेवोकेशन का कि मैं अपनी ऑफर रिवोक करता हूं, तो क्या अब ये रेवोकेशन अलाउ है? यस सर, अलाउ। और अगर 22 को भेज दे फिर अलाउ होगी? जब भी अलाउ। यस। अगर 24 को भेजे नहीं सर, फिर नहीं होगी। फिर ये अलाउ नहीं होगी। और अगर 23 नहीं को भेज होगी। दे फिर और अगर 23 को भेज दे फिर क्या होगा? सर 23 फिर को भी भेज नहीं दो। होगी। अगर 23 को भेज दे फिर क्या होगा? सर 23 को तो उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, तो उसे पहले पहले रिवोक कर सकते हैं। हाँ, एक्सेप्टेंस के टाइम से फिर डे से हट जाएगा कॉन्सेप्ट। फिर कॉन्सेप्ट आ जाएगा टाइम के ऊपर कि अगर रेवोकेशन का खत आया 3:34 पे और उसने पोस्ट किया था 4 बजे, इसका मतलब है कि रेवोकेशन हो चुकी है। तो खत पोस्ट करने के टाइम से पहले पहले अगर रेवोकेशन आ जाए तो ओके है, अदरवाइज वो पोस्टिंग इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस, और उस डेट, उस दिन, उस टाइम के बाद आप वो ऑफर अपनी रिवोक नहीं कर सकते। एम आई क्लियर? यस सर। ये बात सबको समझ आ गई है? अच्छा, अब अगला सवाल, बी के नजदीक एक्सेप्टेंस कब हो रही है? बी के 26 जुलाई। नजदीक बी के नजदीक 8 जुलाई। 28 जुलाई। तो बी के अगेंस्ट अगर यहाँ पे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो रही है तो ये रिवोक कब हो सकती है? इसकी रेवोकेशन 28। 28 से 28 से पहले पहले। 28 से पहले पहले ये चीज रिवोक की जा सकती है। ये जी सर। कॉन्सेप्ट एक दफा थॉरली दोबारा से समझें, 5 मिनट लें, सुकून से इसको देखें, डायग्राम बनाएं, अंडरस्टैंड करें, फिर अगली बात करें। ये अभी समझ लेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी।
जी, बात समझ आ चुकी है। अब जरा इसी बात को किताबी अल्फाज में पढ़ लेते हैं, जिंदगी हमारी आसान हो जाएगी। आगे जरा। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट या एज पर प्रपोजल। किताब में वर्ड लिखा होगा अगेंस्ट, इसका मतलब होता है एज पर, यानी कि उसके मुताबिक। एज पर मींस उसके मुताबिक। प्रपोजल कौन है? ऑफरर। व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। एक्सेप्टेंस पूरी कब हो गई? एज पर प्रपोजल, जब उसको रवाना कर दिया गया, जब खत को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया गया। अब यहां पर आए, मुझे बताइए प्रपोजर कौन था, ऑफरर कौन था, ए या बी? ऑफरर कौन है, ए या बी? ऑफरर कौन है जनाब, ए या बी? ए। सर ए। ए। तो अगर ए ऑफरर है तो इसके नजदीक एक्सेप्टेंस कब पूरी हुई? जब बी ने उसको कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया, यानी कि पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। वो डेट क्या है? वो डेट क्या है? 23 तारीख। वो डेट क्या है? 23 तारीख। अच्छा। और कम्युनिकेशन इज कंप्लीट किस चीज की? एक्सेप्टेंस की। अगेंस्ट एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। तो दूसरी पार्टी मेरी कौन सी थी? दूसरी पार्टी मेरी कौन सी थी? बी। तो बी के नजदीक कब पूरी होगी? जब प्रपोजल यानी कि ऑफरर की नॉलेज में वो चीज आ जाएगी। ये तो कॉमन रूल है ना। टेढ़ा रूल कौन सा था? ये वाला। ये है हमारा टेढ़ा रूल। मगर ये लाइन और ये लाइन, ये तो सीधी लाइन थी व्हेन इट कम्स टू नॉलेज वाली बात। तो ये 28 तारीख को कब पूरा होगा? जब दूसरी पार्टी को ये खत पहुंच जाए। ये बात समझ आ चुकी है। अब देख लेते हैं बात रेवोकेशन वाली। अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड। अ प्रपोजल may be revoked at any time before acceptance or communication of its acceptance is complete। याद है? कब वो ऑफर को रिवोक कर सकता है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। एक्सेप्टेंस कब हो रही है? ए के नजदीक 23 तारीख को। तो 23 से पहले पहले वो रिवोक कर सकता है। 23 से पहले पहले वो शख्स रिवोक कर सकता है। दूसरी बात, an acceptance can be revoked at any time before the communication of acceptance is complete against the acceptor। दूसरी बात क्या है कि मिस्टर बी अपना अगर खत भेजना चाहे रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का, तो वो कब भेज सकता है? 28 से पहले पहले। ये 28 क्या है? जिस दिन एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो रही है, उससे पहले पहले वो भेज सकता है। एम आई क्लियर? जी, एम आई क्लियर? एक सवाल आया हुआ। सर आपने जो एग्जांपल दी थी, जब रेवोकेशन वाला पार्ट था, उसमें तो आप वो टाइम से पहले पहुंचा था घोड़ा। इसका मतलब वो बाद में जाता तो हो जाना था वो एक्सेप्टेंस से पहले पहले का। क्योंकि उस टाइम पे हमने एक्सेप्टेंस की बात उस तरीके से की नहीं थी। तो एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप अपनी ऑफर को रिवोक कर सकते। वंस एक्सेप्टेंस हो गई तो स्टैंडिंग ऑफर क्या होती है? खत्म। और उसकी जगह पे क्या आ जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले पहले आप अपने ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है शहर? जब एक्सेप्टेंस हो जाए। जब एक्सेप्टेंस हो जाए। एम आई क्लियर? जी, ये बात समझ आती है? पक्की बात है। वंस एक्सेप्टेंस हो गई तो ऑफर रिवोक नहीं कर सकते। वंस एक्सेप्टेंस हो गई तो ऑफर को रिवोक नहीं किया जा सकता, पहली बात। वंस एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई तो एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट लिख लें। वंस ऑफर वंस ऑफर एक्सेप्ट हो गई तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम उस ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते। रूल नंबर 1। वंस एक्सेप्टेंस पहुंच गई, पार्टी ने खत रिसीव कर लिया,
उसकी नॉलेज में आ गया, उसकी नॉलेज में आ गया। यहाँ पे याद रखिएगा, रीचेस का लफ्ज नहीं है, नॉलेज का लफ्ज है। एक्सेप्टेंस में रीचेस का लफ्ज नहीं है, एक्सेप्टेंस में नॉलेज का लफ्ज है। तो उसको खोल के पढ़ना पड़ेगा, उसको खोल के पढ़ना पड़ेगा। एम आई क्लियर? ऑफर के लिए वर्ड है रीचेस, मगर एक्सेप्टेंस के लिए वर्ड क्या है? नॉलेज। जी, क्या ये बात सबको समझ आ चुकी है? गाइस, ये था हमारा सबसे टेक्निकल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पोस्टर रूल। अब किताब आपके सामने खुली है, आप सारी की सारी एग्जांपल्स वन बाय वन देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, इजी हो जाएंगी। जो मैंने भी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भेजे हैं उसको बैठ के पढ़ते जाएं, कोई भी चीज अब आपको मुश्किल नहीं लगेगी। कल हम लोगों ने करने हैं इसके पास पेपर्स, तो कल का जो हमारा टारगेट है दैट इज चैप्टर नंबर 2 और उसके पास पेपर्स, वो हम लोगों ने कल तसल्ली से क्लास में डिस्कस करने हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीक के टेस्ट के लिए तैयार हो सकें। नेक्स्ट वीक में हमारा टेस्ट कब आ रहा है? मंडे को। तो मंडे को चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और आप उसको सॉल्व करके रिटर्न कर रहे होंगे टीए को। ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 2 एक्सेप्ट पास पेपर्स हमारा फर्स्ट वीक के फ्राइडे वाले दिन खत्म हुआ। कल हम लोग करेंगे इसके पास पेपर्स, और नेक्स्ट वीक में हम एंटर होके चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वीक हमारा अपनी टाइमलाइन के मुताबिक कंप्लीट होता नजर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये पोस्टल रूल है, इसको आपने जाके 2-3 दफा पढ़ना है, और किताब में, आई कैप की किताब में जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं सबको देख लेना। जहां फंसे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाए, वहां से नहीं पूछना तो कल सुबह क्लास में मेरे से पूछ लो। बट बेटर है कि सोने से पहले पहले अपने सवाल व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, ताकि आपको नींद अच्छी आए और क्लास में आने से पहले पहले आपके मसले रिजॉल्व हो, ताकि आपका फोकस फिर किस पे हो? पास्ट पेपर्स पे। कर लेंगे, ओए हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा जी। असद भाई, असद भाई मेरे सर एक क्वेश्चन है। सर वो ड्राफ्टिंग के लिहाज से मुझे पूछना था, थोड़ा गाइड कर देंगे ड्राफ्टिंग वगैरह में ठीक है, क्या? कल 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 सवालों के साथ साथ हम लोग कल ड्राफ्टिंग की भी बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है चलेगा। सर, ओके। ओके जी, रब रखा, अल्लाह दे हवाले, अल्लाह हाफिज।